नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेट 3 में हम डिस्कस करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी से जुड़े हुए सभी करंट अफेयर्स को जो पिछले एक साल में न्यूज़ में रहे हैं। ऑलराइट, सो स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से बायोटेक्नोलॉजी स्पेशल में, यानी कि जैव प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए जितने भी सवाल होंगे, जितने भी पिछले एक साल में करंट अफेयर्स होंगे, उनको यहाँ पे कवर किया जाएगा। इसके पहले की वीडियोस यदि आप एक्सेस करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ही सेट 1, सेट 2 या फिर बाकी सब्जेक्ट्स के जो बचे हुए सेट्स हैं, तो आपको बता दूं कि नीचे डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। उस प्लेलिस्ट में आपको सभी पुरानी वीडियोस उपलब्ध हो जाएंगी। ऑलराइट, सो आइए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल अनिरुद्ध सर के नाम से है। ये ध्यान रखिएगा, ये मेरी यूनिक आईडी है, और ट्विटर पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आपको बताना चाहूँगा, स्टडी आईक्यू ने अपनी ऐप को लॉन्च कर दिया है। गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है ये ऐप, और इसके ऊपर कई सारे कोर्सेज उपलब्ध करवाए गए हैं, जिसमें से एक कोर्स है यूपीएससी पास्ट ईयर प्रीलिम्स की डिस्कशन का, जिसमें पिछले 10 साल के सभी पेपर्स को सब्जेक्ट वाइज कवर किया गया है। ये आप ही की मेहनत को आसान करने के लिए हमने कोर्स निकाला है। आप इसको यहाँ पे जाके बाय कर सकते हैं। राइट, स्टार्ट करते हैं। मैंने स्ट्रैटेजी वही रखी है, क्वेश्चंस के साथ साथ एक्सप्लेनेशन की जाएगी, सो दैट आपको ज़्यादा याद रहने की जो है पॉसिबिलिटी हो। What is the name of the project that conducted a whole genome sequencing of around 1008 Indians from different populations across the country? कौन सा प्रोजेक्ट है जिसने जीनोम सीक्वेंसिंग की है 1008 इंडियंस की फ्रॉम डिफरेंट पॉपुलेशंस? इंडीजन, भारत जन, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, नन ऑफ द अबव। सही जवाब है इंडीजन प्रोजेक्ट। ठीक है, इंडीजन प्रोजेक्ट के नाम से एक नया जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट भारत ने स्टार्ट किया है, जिसमें 1008 भारतीयों की जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी। ध्यान रखा गया है कि जो 1008 भारतीय हैं वो अलग अलग पॉपुलेशन से लिए गए हैं, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि वो एक ही एरिया से लिए गए हैं। वो डिस्टिंक्ट और अलग अलग विभिन्न इलाकों से विभिन्न जो है क्या कहते हैं, हम कह सकते हैं डिफरेंट पैरामीटर्स के बेसिस पर उनको सिलेक्ट किया गया है। राइट, तो यहाँ पर ये इसलिए किया गया है बिकॉज भारत में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। ठीक है, उस डाइवर्सिटी को पूरा करने के लिए यहाँ पर 1008 इंडियंस को सिलेक्ट किया गया है। सेकंड, हु हैज़ कंडक्टेड अ होल जीनोम सीक्वेंसिंग ऑफ अराउंड 1008 इंडियंस, वही सवाल है, लेकिन अब सवाल ये है कि ये किसने कंडक्ट किया है। इंडिजन प्रोजेक्ट किसने स्टार्ट किया है? ये स्टार्ट किया गया है CSIR के द्वारा, सेंटर फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, तो ये IIT दिल्ली के द्वारा नहीं, IISc के द्वारा नहीं, ये शुरू किया गया है CSIR के द्वारा। आप देख सकते हैं न्यूज़ कटिंग है, इंडिजन प्रोजेक्ट हाउ मैपिंग ऑफ जीनोम्स कुड ट्रांसफॉर्म इंडियाज हेल्थ केयर। इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, इंडिजन प्रोजेक्ट जो है इसको इम्प्लीमेंट किया गया है CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, IGIB, ये दिल्ली में लोकेटेड है, और CSIR CCMB, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है, CCMB हैदराबाद में लोकेटेड है। ये सवाल भी यूपीएससी में पहले आ चुका है, CCMB का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पर इंडिजन प्रोजेक्ट में हो क्या रहा है, जैसा कि आपको मैंने बताया, लगभग 1008 इंडियंस की डिफरेंट पॉपुलेशंस से जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी टू जनरेट द डेटा ऑन जेनेटिक डिजीजेज एंड टू नो द रिस्क ऑफ जेनेटिक डिजीजेज इन द फ्यूचर जनरेशंस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो इंडीजन के नाम से प्रोजेक्ट है उसका उद्देश्य है जेनेटिक बीमारियों के बारे में कितना रिस्क है भारतीयों को वो चेक करने के लिए, और आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनमें कितना रिस्क है ये चेक करने के लिए। दिस प्रोजेक्ट इज कॉल्ड एज इंडीजन जीनोम प्रोजेक्ट। The objective is to enable genetic epidemiology and develop public health technologies applications using population genome data। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जैसे जैसे हमको मालूम होता रहेगा कि इन एरियाज़ में, इन लोगों में, फॉर एग्जांपल हम किसी पर्टिकुलर शेड्यूल ट्राइब को उठा लेते हैं, राइट, और शेड्यूल ट्राइब भी मान लीजिए कोई शेड्यूल ट्राइब यूपी की है, कोई शेड्यूल ट्राइब जो है वो नॉर्थ ईस्ट की है, तो हम मान लीजिए वहाँ पे पता लगता है कि सो एंड सो बीमारी बहुत प्रोमिनेंट है, उसके अकॉर्डिंग फिर वहाँ का एक पब्लिक हेल्थ टेक्नोलॉजी वहाँ पे बनाई जा सकती है, सो दैट पता लगाया जा सके कि इनको किस चीज़ की आवश्यकता है, किस चीज़ की आवश्यकता नहीं है। तो रिसोर्सेज को उस तरीके से वहाँ पे एलोकेट किया जाएगा। क्लियर? सिमिलरली, बहुत ही सिमिलर टर्म्स पे एक और प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, विच मिनिस्ट्री हैज़ अप्रूव्ड एन एम्बिशियस जीन मैपिंग प्रोजेक्ट कॉल्ड द जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, GIP। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, नन ऑफ द अबव। यहाँ पर सही जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी।
इंडिया टू लॉन्च इट्स फर्स्ट ह्यूमन जीनोम कैटलॉगिंग प्रोजेक्ट, डीबीटी टू रोप इन 22 पार्टनर्स। ठीक है, ये जुलाई की न्यूज़ है। यहाँ पर जो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है ये अलग है, काफ़ी अलग है एज कम्पेयर टू द इंडिजन प्रोजेक्ट। दूसरा सवाल देख लें आप, द जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट होप्स टू कलेक्ट हाउ मेनी सैम्पल्स इन द फर्स्ट फेज फ्रॉम अक्रॉस इंडिया टू अराइव एट अ रिप्रेजेंटेटिव इंडियन जीनोम। ठीक है, यहाँ पर जो फर्स्ट फेज में टारगेट रखा गया है 10,000 सैम्पल्स का रखा गया है कि हम 10,000 सैम्पल्स कलेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान देने वाली बात यह है कि जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट काफ़ी विभिन्न है फ्रॉम द इंडिजन जीनोम प्रोजेक्ट। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट में क्या डिफरेंसेस हैं? सबसे पहले तो जो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है इसके फर्स्ट स्टेज में हम 10,000 लोगों का सैंपल लेने वाले हैं टू फॉर्म अ ग्रिड दैट विल एनेबल द डेवलपमेंट ऑफ अ रेफरेंस जीनोम। ठीक है, इसमें जो इसको लागू करने वाला इंस्टीट्यूट कौन है? IISc, जो भारत का एक लौता रिसर्च इंस्टीट्यूट माना जाता है, प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट माना जाता है, रादर मैं कहूँगा बैंगलोर में लोकेटेड है IISc, सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च। ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है। दिस विल सर्व एज द नोडल पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्ट। द प्रोजेक्ट इज सेड टू बी among the most significant of its kind in the world because of its scale and diversity it would bring to genetic studies। यहाँ पर ये किससे इंस्पायर हुआ है? जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट जो है ये प्रेरित हुआ है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो कि 1990 में स्टार्ट होकर 2003 तक चला था, एन इंटरनेशनल प्रोग्राम दैट लेड टू द डिकोडिंग ऑफ द एंटायर ह्यूमन जीनोम। अब देखिए, आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि हमने 3 चीज़ों को डिस्कस कर लिया है, राइट? एक हमने डिस्कस कर लिया है इंडिजन को, दूसरा हमने डिस्कस कर लिया है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, और तीसरा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। बहुत ही ध्यान से जल्दी से देख लीजिए इसमें डिफरेंसेस क्या हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था ये हुआ था वर्ल्ड लेवल के ऊपर, यानी कि यहाँ पर मकसद क्या था कि पूरे दुनिया में एक इंसान का जो जीनोम है उसकी सीक्वेंसिंग करने के उद्देश्य से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। 1990 में स्टार्ट किया गया था। दुनिया के कई सारे वैज्ञानिक इसमें जुड़े हुए थे, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या थी? इसमें प्रॉब्लम ये थी कि इसमें जो मैक्सिमम लोगों के जीनोम सीक्वेंसिंग की थी, ठीक है, वो थे अर्बन मिडिल क्लास वाइट पीपल। ठीक है, क्योंकि ये ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा पैसा इसमें USA ने दिया था, तो ज़्यादातर सीक्वेंसिंग वहीं के लोगों की गई। अब जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट जो है ये इंडिया लेवल पे किया जा रहा है। इंडिया में से हम कुछ सैंपल्स लेंगे इन ऑर्डर टू मेक अ जीनोम विच इज़ वेरी वेरी पर्टिकुलर टू इंडिया। ठीक है, और इंडिजन प्रोजेक्ट ये भी इंडिया लेवल पे किया जा रहा है। ये तो हुआ पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या हुआ कि जो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है इसमें पहले फेज़ में 10,000 सैंपल्स लिए जाएंगे, आने वाले फेज़ में सैंपल्स बढ़ाए जाएंगे। सो आपका जो ये वाला सवाल है कि पहले फेज़ में कितने सैंपल होंगे, तो 10,000 सैंपल लिए जाएंगे। जो इंडिजन प्रोजेक्ट है इसमें केवल और केवल 1,008 सैंपल लिए जा रहे हैं। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण डिफरेंस वो ये है कि दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, इंडिजन और GIP में फ़र्क क्या है। इंडिजन बेसिकली जेनेटिक बीमारियों को लेकर है। ठीक है, ये जेनेटिक डिजीज़ को लेकर ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है, जबकि जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट जो है ये जीनोम की सीक्वेंसिंग के लिए स्टार्ट किया गया है। हमें एक रेफरेंस जीनोम चाहिए। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, रेफरेंस जीनोम के उद्देश्य से इसको स्टार्ट किया गया है। ये 2 प्रोजेक्ट्स हैं, काफ़ी डिफरेंट हैं, दोनों में अपने अपने डिफरेंसेस हैं, अपने अपने यूनिकनेस हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ह्यूमन एटलस इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय इंडिया? जो भारत ने ह्यूमन एटलस इनिशिएटिव लॉन्च किया है उसका नाम क्या है? मानव, इंसान, मनुष्य, नन ऑफ द अबव। सही जवाब है मानव। ये भी काफ़ी यूनिक इनिशिएटिव है, ह्यूमन एटलस एंड इनिशिएटिव फॉर होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बायोलॉजी। द प्रोजेक्ट विल कोलेट एंड इंटीग्रेट मॉलिक्यूलर इन्फॉर्मेशन ऑन ह्यूमन टिश्यूज एंड ऑर्गन्स दैट करंटली लाई हिडन इन द रिसर्च आर्टिकल्स। इसमें क्या होने वाला है, यहाँ पर भी ध्यान देंगे। असल में क्या है, एक विश्व स्तर पर एक ह्यूमन सेल एटलस प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहा है, जिसमें दुनिया के जो प्रमुख वैज्ञानिक हैं वो इसमें जुड़े हुए हैं। 2016 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया गया था। ह्यूमन सेल एटलस प्रोजेक्ट ये क्या करता है? टू जनरेट डेटा पर्टेनिंग टू सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियस सेल टाइप्स इन द बॉडी इन बोथ नॉर्मल एंड डिजीज स्टेट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोबारा से सुन लीजिए। ह्यूमन सेल एटलस प्रोजेक्ट वर्ल्ड लेवल पे स्टार्ट किया गया 2016 में। इसका मेन एम क्या है कि हमें जितने भी सेलुलर मॉलिक्यूलर एक्टिविटीज़ होती हैं अपने शरीर के अंदर, ठीक है, दोनों स्टेट्स में, नॉर्मल स्टेट में और डिजीज स्टेट में, उनको लेकर डेटा जनरेट करना है।
वहीं पर सिमिलर लेवल पर भारत ने शुरू कर दिया है मानव नाम का प्रोजेक्ट, जो भारत के ही लोगों को चेक करेगा, भारत के ही लोगों के सेलुलर और मॉलिक्यूलर एक्टिविटीज़ को चेक करेगा, और चेक दोनों स्थितियों में करेगा, नॉर्मल स्थिति में और डिजीज़ वाली स्टेट में। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया है DBT, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड परसिस्टेंट सिस्टम्स। अब इसकी खास बात क्या है कि ये प्रोजेक्ट जो है ये एक PPP प्रोजेक्ट है। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। द एम इज़ टू क्रिएट अ यूनिफाइड डेटाबेस ऑफ मॉलिकुलर नेटवर्क ऑफ ऑल द टिश्यूज इन द ह्यूमन बॉडी एंड टू डिराइव अ होलिस्टिक पिक्चर। ठीक है, तो दोनों में काफ़ी फ़र्क है। ह्यूमन सेल एटलस पूरी दुनिया में काम करता है और मानव जो है ये केवल और केवल भारत में काम करता है। सिग्निफिकेंस, जैसा कि मैंने बताया, इट एम्स टू अंडरस्टैंड एंड कैप्चर द ह्यूमन फिजियोलॉजी इन 2 स्टेजेस, इन नॉर्मल स्टेज एंड वाइल इन डिजीज स्टेज। बेसिकली चेक ये करेगा कि जब आप डिजीज स्टेज में हैं, ठीक है, तो उस समय कौन से सेल्स आपकी बॉडी के अंदर एक्टिव हैं, कौन से सेल्स आपकी बॉडी के अंदर इनएक्टिव हैं। इससे हमें और बेहतर पता लगेगा कि कौन से सेल्स की ज़रूरत पड़ती है। मान लीजिए किसी इंसान में डिजीज स्टेज में कोई पर्टिकुलर सेल अवेलेबल नहीं है, तो उसको सेल को हम बाहर से भी दे सकते हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट इज द एंटायर सिग्निफिकेंस ऑफ दिस प्रोजेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल जीनोमिक ग्रिड की। एक और कंफ्यूज करने वाली चीज़ सामने आ गई। नेशनल जीनोमिक ग्रिड हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड टू स्टडी जीनोमिक डेटा ऑफ विच पेशेंट्स। जो नेशनल जीनोमिक ग्रिड है ये किन पेशेंट्स के लिए शुरू किया गया है? डायबिटीज़, ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर, नन ऑफ द अबव। सही जवाब है कैंसर पेशेंट्स के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, ये भी सितंबर की न्यूज़ है, सितंबर 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। असल में जो नेशनल जीनोमिक ग्रिड है ये क्या करेगी? जीनोमिक डेटा को स्टडी करेगी ऑफ द कैंसर पेशेंट्स फ्रॉम इंडिया। NGG will collect samples from cancer patients through a network of pan-India collection centers by bringing all cancer treatment institutions on board। यहाँ पर जो ये बेसिकली सैम्पल्स उठाएगी, ये सैम्पल्स इसको दिए जाएंगे नेशनल कैंसर टिश्यू बायोबैंक के द्वारा। ठीक है, ये जो ग्रिड बनाई जा रही है, पूरी की पूरी ग्रिड जो बनाई जा रही है, ये बेसिकली हेल्प की जा रही है इसकी नेशनल कैंसर टिश्यू बायोबैंक के द्वारा, NCTB। अब अगला सवाल ये आता है, नेशनल कैंसर टिश्यू बायोबैंक इज़ अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अलॉन्ग विद। कौन सी IIT ने, कौन से इंस्टीट्यूट ने इसके साथ जॉइंट इनिशिएटिव किया है NCTB को सेटअप करने के लिए DST के साथ? IIT दिल्ली, IIT BHU, IIT मद्रास, IISc। सही जवाब है IIT मद्रास। इनफैक्ट जो आपका नेशनल कैंसर टिश्यू बायोबैंक है ये IIT मद्रास में ही लोकेटेड है। ठीक है, द NCTB इज़ अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड IIT मद्रास। इट इज़ सेटअप एट द IIT मद्रास इटसेल्फ। ये बायोबैंक करता क्या है? कलेक्ट्स द कैंसर टिश्यू सैंपल्स विद कंसेंट फ्रॉम पेशेंट्स डायग्नोस्ड विद कैंसर। ठीक है, तो जो लोग कैंसर के साथ डायग्नोस किए गए हैं उनके कैंसर टिश्यू सैंपल्स ये वहाँ पे स्टोर करता है। ठीक है, इसी से हम आगे जाके नेशनल जीनोमिक्स ग्रिड को तैयार करेंगे। इसका फ़ायदा ऑब्वियसली यही होगा कि आने वाले जो लोग जिनको कैंसर हो सकता है या हो चुका है उनको किस तरीके से हम बेहतर केयर कर सकते हैं, किस तरीके से बेहतर उनकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बेहतर इलाज कर सकते हैं। ठीक है, थ्रू द नेशनल जीनोमिक ग्रिड द गवर्नमेंट सीक्स टू बूस्ट कैंसर रिसर्च एंड मेक्स ट्रीटमेंट वायबल फॉर पीपल ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिक क्लासेस। ऑब्वियसली इसमें जो है ट्रीटमेंट सस्ती की जाएगी और इस तरीके से की जाएगी कि हर स्तर के लोगों को, हर वर्ग के लोगों को पहुंचाई जा सके। NGG will help to study genomic factors influencing cancer and identifying the right treatment modalities for the Indian population। अब देखिए मैं आपके लिए सम अप करने वाला हूँ। 3 चीज़ें हो चुकी हैं, एक है इंडिजेन, एक है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट GIP और एक आपके सामने है अब NGG। ठीक है, सबसे पहली बात, तीनों जो प्रोजेक्ट्स हैं ये भारत के लेवल पे हो रहे हैं। उसके बाद इंडिजेन का प्रोजेक्ट जो है ये जेनेटिक डिजीज़ के लिए हो रहा है। GIP का प्रोजेक्ट जो है ये एक रेफरेंस जीनोम के लिए हो रहा है। ठीक है, कहने का मतलब, रेफरेंस जीनोम कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर बेसिकली एक ऐसा जीनोम निकालना चाहते हैं जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर हो भारत के लिए। कि अगर कोई हमसे पूछे कि जी भारत का आपने जीनोम सीक्वेंसिंग किया हुआ है, तो ये कह सकते हैं GIP वाले कि जी हाँ हमने किया हुआ है, ये रेफरेंस जीनोम है, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कल को कोई बीमारी फैलती है, जैसे फिलहाल कोरोना वायरस फैली थी, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रेफरेंस जीनोम ये है आपका, तो ये इस तरीके से रिएक्ट करेगा भारत की बॉडी के साथ। ठीक है, भारत के किसी भी नॉर्मल बॉडी के साथ। और NGG में ये जो है ये शुरू किया गया है कैंसर पेशेंट्स के लिए। क्लियर, ये 3 प्रोजेक्ट्स हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं यहाँ पे, इंडिजेन, GIP और NGG। प्लीज़ कंफ्यूज ना होइएगा, बार बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा।
नेक्स्ट, which special protein is used in clustered regularly interspaced short palindromic repeats CRISPR which replicates natural defense mechanism in bacteria to fight the virus attacks। ये जो टेक्निक है इसका आपने नाम कई बार सुना होगा। ये कौन से स्पेशल प्रोटीन का इस्तेमाल करती है? BRCA1, Cas9, CRISPR9, none of the above। सही जवाब है CRISPR Cas9। ठीक है, अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, CRISPR9 का जवाब मार्क कर देते हैं, बट Cas9 इज़ दी करेक्ट आंसर। ये पिछले साल काफ़ी न्यूज़ में था। इनफैक्ट दिसंबर में चाइना ने अपने एक साइंटिस्ट को 3 साल की जेल में भेज दिया बिकॉज उसने इस टेक्निक को इस्तेमाल किया इन ऑर्डर टू, बेसिकली 2 लड़कियां थी, 2 ट्विन गर्ल्स थी जिनके अंदर एक जीन थी CCR5 करके। इस साइंटिस्ट ने इस जीन को डिसेबल कर दिया सो दैट उनके अंदर कल को HIV होने की संभावना ही ना हो। ठीक है, यहाँ पर इसको जेल क्यों किया गया? इसने तो काफ़ी अच्छा काम किया, राइट? जेल इसलिए किया गया बिकॉज चाइना ये कहता है कि हमारे पास अभी तक गाइडलाइंस नहीं थी। ठीक है, और गाइडलाइंस के बगैर आपने CRISPR Cas9 को इस्तेमाल किया, इसलिए आपको जेल की जाएगी। ठीक है, इसके बाद चाइना जो है वो गाइडलाइंस लेकर भी आ चुका है। यहाँ पर CRISPR टेक्नोलॉजी बेसिकली एक जीन एडिट करने की टेक्नोलॉजी है। कोई जीन आपकी बॉडी में है जिसको आप एडिट करना चाहते हैं तो वो CRISPR Cas9 के थ्रू की जा सकती है। बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव टेक्नोलॉजी मानी जाती है। इट कैन बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ ऑल्टरिंग जेनेटिक एक्सप्रेशन और चेंजिंग द जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इट अलाउज रिसर्चर्स टू ईजिली ऑल्टर DNA सीक्वेंसेज एंड मॉडिफाई द जीन फंक्शन। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल जो लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करते होंगे, MS वर्ड का जो सॉफ्टवेयर होता है अक्सर काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। इसमें एक फंक्शन होता है फाइंड रिप्लेस, राइट? कि आपने कोई वर्ड को फाइंड किया और आपने उस वर्ड को, पर्टिकुलर वर्ड को रिप्लेस करना चाहते हैं पूरे की पूरे अपने डॉक्यूमेंट में। सिमिलर तरीका CRISPR करता है। आपने एक जीन को लोकेट किया, उस जीन को आपने फाइंड किया और उसको आप वहाँ पे रिप्लेस करना चाहते हैं विद अ डिफरेंट जीन। तो ये चीज़ CRISPR टेक्नोलॉजी कर सकती है। इसके फ़ायदे कई सारे हैं। फॉर एग्जांपल जेनेटिक डिफेक्ट्स हैं, कोई ऐसा डिफेक्ट है जो आपको जन्म से है तो उसको हटाया जा सकता है। ट्रीटिंग एंड प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ डिजीजेस एंड इंप्रूविंग द क्रॉप्स। ठीक है, तो इसके फ़ायदे कई जगह पे हैं। एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी में हो सकते हैं, ह्यूमन बायोटेक्नोलॉजी में हो सकते हैं, पर प्रॉब्लम यह है कि ये एथिकल कंसर्न्स भी रेज करता है। इसीलिए इसको लेके जब तक गाइडलाइंस इशू नहीं की जाती तब तक इसको यूज़ करना सही नहीं है। नेक्स्ट, a group of cells grown in laboratories into 3-dimensional miniature structures that mimic the cell arrangement of a fully grown organ are called humanoids, robotoids, organoids, culturoids। एक ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, लेबोरेटरीज में ग्रो किए जाते हैं प्रयोगशालाओं में, इनटू 3-dimensional miniature structures। ये क्या हैं? फुली ग्रोन ऑर्गन में ये बन सकते हैं। तो जैसा कि इसका नाम है ऑर्गन, वैसा ही इसका आंसर है ऑर्गेनॉइड्स। ठीक है, ऑर्गेनॉइड्स का जो मॉडल है इसको काफ़ी इस्तेमाल किया जा रहा है कोविड-19 को समझने के लिए। ऑर्गेनॉइड्स बेसिकली क्या है? ऑर्गेनॉइड्स ये हैं, ये स्टेम सेल से उभर कर आते हैं। ठीक है, स्टेम सेल्स जो बॉडी में होते हैं वहीं से उभर कर आते हैं। ऑर्गेनॉइड्स ग्रुप ऑफ सेल्स ग्रोन टुगेदर इन लेबोरेटरीज इनटू 3-dimensional miniature structures which mimic the cell arrangement of a fully grown organ। लेकिन ऑर्गेनॉइड्स जो हैं ये काफ़ी छोटे होते हैं, टाइनी, टिपिकली द साइज ऑफ अ पी यानी कि मटर के दाने के बराबर इनका साइज होता है। They are tiny organ-like structures that do not achieve all the functional maturity of human organs but often resemble the early stages of a developing tissue। ठीक है, most organoids contain only a subset of all the cells। अब ऑर्गेनॉइड्स जो है इसको कहाँ से बनाया जाता है? ये बनाए जाते हैं स्टेम सेल्स के द्वारा। आपको केवल इतना ही समझना है और डेप्थ में जाने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ऑर्गेनॉइड्स का फ़ायदा क्या है? अब आप सोच रहे होंगे कि हमने छोटे छोटे ऑर्गन्स अगर बना ली तो इसका फ़ायदा क्या है? स्टेम सेल से ऑर्गेनॉइड्स बनाने का फ़ायदा ये है कि स्टेम सेल जो है वो ह्यूमन बॉडी से आता है, राइट? अब अगर आप ऑर्गेनॉइड्स स्टेम सेल से बना रहे हैं तो उसका सीधा सीधा फ़ायदा ये बनता है कि अगर कोई, मान लीजिए जैसे कोरोना वायरस ही है, अगर आपको चेक करना है कि ये किस तरीके से ऑर्गन को अफेक्ट कर रहा है तो वो यहाँ से किया जा सकता है। यहाँ तक कि ये हेल्प कर सकता है। ऑर्गेनॉइड्स ऑफर न्यू अपॉर्चुनिटीज टू स्टडिंग प्रोटीन्स एंड जीन्स दैट आर क्रिटिकल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गन। दिस हेल्प्स इन नोइंग हाउ अ म्यूटेशन इन अ स्पेसिफिक जीन कॉजेज अ डिजीज और अ डिसऑर्डर। तो दोनों की दोनों चीज़ें यहाँ पे पता लगाई जा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोरोना वायरस की बात कर रहे हैं, मान लीजिए कोविड-19 है और एक तरफ आपका ऑर्गेनॉइड है, ठीक है, एक तरफ तो ये पता लगाया जाएगा कि ऑर्गेनॉइड जो है वो किस तरीके से प्रभावित हो रहा है कोरोना वायरस से, और दूसरी तरफ ये पता लगाया जाएगा कि कहीं ऑर्गेनॉइड के अंदर आकर कोरोना वायरस का जो
वायरस है कहीं वो म्यूटेट तो नहीं हो रहा। तो ये एक टू एंड फ्रो अरेंजमेंट है, दोनों चीज़ें यहाँ पर साथ में पता लगाई जा सकती हैं। हेंस इट इज़ अ वेरी वेरी यूजफुल थिंग, जो कि अभी जिसके ऊपर रिसर्च करनी शुरू की गई। ये लोगों ने रिसर्च की थी जीका वायरस में भी, ठीक है। जीका वायरस में ब्रेन ऑर्गेनॉइड्स का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि वहाँ पर ऐसा कहा जा रहा था कि जीका वायरस जो है वो ब्रेन डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकता है एम्ब्रियो के। अगर कोई गर्भवती महिला है, उसके एम्ब्रियो, उसके गर्भ में जो बच्चा है, वहाँ पर ब्रेन डेवलपमेंट को अफेक्ट किया जा सकता है जीका वायरस के द्वारा। तो ये चीज़ पता लगाई गई थी ऑर्गेनॉइड्स के द्वारा, ठीक है। तो इस चीज़ को कहा जा रहा है पता लगाया जा सकता है कोरोना वायरस में भी। नेक्स्ट, गोल्डन राइस को लेकर काफ़ी, वैसे तो पुराना टॉपिक है बट क्योंकि न्यूज़ में था इसलिए मैं कवर करना चाहता हूँ। गोल्डन राइस न्यूज़ में इसलिए था, बांग्लादेश कुड बी द फर्स्ट टू कल्टिवेट गोल्डन राइस जेनेटिकली ऑल्टर्ड टू फाइट द ब्लाइंडनेस। तो गोल्डन राइस जो है ये किस डेफिशिएंसी को लेकर होता है? इज़ द कलेक्टिव नेम ऑफ राइस वैराइटीज जेनेटिकली मॉडिफाइड टू काउंटर दिस डेफिशिएंसी इन डेवलपिंग कंट्रीज। विटामिन ए की डेफिशिएंसी को काउंटर करता है ये, ठीक है। जैसे कि लिखा हुआ है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से जो बीमारी होती है वो होती है नाइट ब्लाइंडनेस की। तो नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम को कर्व करने के लिए जो है विटामिन ए दिया जाता है, और विटामिन ए गोल्डन राइस में इंक्लूड किया गया है। गोल्डन राइस जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी है, इसको डेवलप किया था इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि फिलीपींस में लोकेटेड है, ठीक है। ये IRRI बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूट माना जाता है, 1960 में बनाया गया था और फिलीपीन गवर्नमेंट के सहयोग से बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस में ही है। इसका साउथ एशिया रीजनल सेंटर जो है वो वाराणसी यूपी में लोकेटेड है, राइट। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। आई होप यू हैव लर्नड अ लॉट। काफ़ी सारी चीज़ें नई इंट्रोड्यूस की गई हैं भारत में बायोटेक्नोलॉजी के लेवल पर। थोड़ी कंफ्यूजिंग है, 2-3 बार देखेंगे डेफिनेटली याद हो जाएगा। ऑल राइट, अंटिल नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।